नमस्कार, नमस्ते साथियों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है टारगेट विद पार्थ में। आज की क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के जितने भी PYQs हैं समीक्षा अधिकारी के, उन सबको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को कंप्लीट किया है। इस वाले क्लास में, इस वाली वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। नए तरीके से चीज़ों को आसान ट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उनको क्या कहते हैं? समदाविक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक। तो दोस्तों, इनको कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स। ऐसे तत्व, एक ही पदार्थ के ऐसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जैसे कोई तत्व है जैसे कार्बन, ये 14 होता है इस तरह से, तो ये जो नीचे होता है वही परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर जो होता है यहाँ पर वो होता है परमाणु भार या फिर कहें मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक जो संख्या है वो सेम होती है, उनको कहते हैं समस्थानिक, जो समान स्थान रखते हैं। किसमें? जो आवर्त सारणी है उसमें। तो जो सम स्थानिक होते हैं उनमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स समान होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नाभिक में दोस्तों क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु क्रमांक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? Z बराबर P, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत जो स्थिति होती है वो होती है समभारिक की या फिर समदाविक की, आइसोबार्स। समभारिक में क्या होता है दोस्तों? समान भार, मतलब जो परमाणु भार होता है वो सेम होता है ऊपर वाला, और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो ऐसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है। परमाणु भार निकालने के लिए फार्मूला क्या है? A बराबर P प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। परमाणु भार को A से डिनोट करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। अभी ऊपर आपको बताया है कि परमाणु भार भिन्न होता है किसका? समस्थानिकों का, लेकिन परमाणु क्रमांक सेम होता है। तो ऐसे ही तत्व क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या हैं? 1H1, 1H2, 1H3। देखिए इन सब में जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है, एक। तो ये क्या कहे जाएंगे? समस्थानिक, आइसोटोप्स। तो इस तरह से विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो मृत्तिका का व्यास जो है दोस्तों वो 0.002 mm से कम होता है। मृत्तिका जो है मिट्टी का सबसे महीन रूप है, छोटे छोटे कणों से मिलकर मृत्तिका बनी होती है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है गाद का, फिर उसके बाद बालू का नंबर आता है। मतलब मृत्तिका में सबसे छोटे कण होंगे, मतलब उनका व्यास सबसे कम होगा, उसके बाद गाद का नंबर आएगा। गाद के जो कण होंगे, गाद मृदा का एक प्रकार है, इसके जो कण होंगे उनका व्यास अधिक होगा, 0.002 से लेकर 0.06 के बीच होगा। और बालू में दोस्तों 0.06 से अधिक होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में से क्या होती है? 1×10⁻⁻15 या फिर 1×10⁻⁻12 या फिर 1×10⁻⁻10 मीटर। तो दोस्तों 1×10⁻⁻15 मीटर जो है वो नाभिक के आकार की कोटि होती है।
यदि बात करी जाए परमाणु की त्रिज्या की तो उसका आकार होता है 10 की पावर 10⁻⁻10। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या फिर लकड़ी? तो चांदी की जो चालकता है वो सर्वाधिक है। दूसरा स्थान कॉपर का है, Cu। लेकिन तार बनाने में कॉपर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर चांदी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि चांदी महंगी होती है। निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? या फिर कहें कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी? तो बॉक्साइट दोस्तों लोहे का अयस्क है। अयस्क से ही लोहा प्राप्त किया जाता है। किस अयस्क से? बॉक्साइट से। जो तांबा है दोस्तों वो किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? क्यूप्रिक। इसी को कहते हैं दोस्तों MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। जहाँ तक संभव हो चीज़ों को एक ही जगह पर आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है दोस्तों वो क्या है? एल्युमिनियम का ही अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट। ऊपर भूलवश मैंने आपको बता दिया कि बॉक्साइट जो है वो लोहे का अयस्क है। जी नहीं, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, सुधार कर लीजिएगा। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है। पिच ब्लेंड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या फिर अर्जेंटाइट से? तो एल्युमिनियम को दोस्तों बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। पिच ब्लेंड से दोस्तों क्या प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम। और अर्जेंटाइट से क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों? चांदी। ठीक है, चांदी को Ag लिखते हैं, सिल्वर। ठीक है, Ag से ही बना लीजिएगा अर्जेंटाइट। तो अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और ग्रेफाइट किसका है? कार्बन का। मिलान करना है। हीरा दोस्तों कार्बन से संबंधित है। संगमरमर जो है वो कैल्शियम से संबंधित है। बालू जो है वो सिलिकॉन से संबंधित है या फिर सिलिका से संबंधित है। माणिक्य जो है वो एल्युमिनियम से संबंधित है। माणिक्य एक रत्न है जिसे रूबी भी कहा जाता है। इसको अंगूठी में जड़वा के लोग धारण करते हैं। तो जब मिलाएंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, कॉपर का अयस्क सिनेवार है, जिंक का अयस्क कैलामाइन है या फिर आयरन का अयस्क हेमेटाइट है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? टेल वर्ड पे खूब फोकस रहा करिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा चूके समझ लीजिए गए। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं है? कॉपर का अयस्क सिनेवार नहीं है दोस्तों। कॉपर का अयस्क क्यूप्रिक है, अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो फिर सवाल बनता है कि सिनेवार किसका अयस्क है? तो पारा का है। पारा को काय से डिनोट करते हैं? Hg से। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और पारा को मरकरी भी कहते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। हीरा दोस्तों काय से संबंधित है? कार्बन से। संगमरमर कैल्शियम से, रेत सिलिकॉन से और माणिक्य जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ग्रेफाइट, वोल्टजाइट, लोहा या फिर हीरा? तो हीरा जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, याद रखिएगा। कार्बन का ये शुद्ध रूप होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर मैग्नीज? तो जिसका आपेक्षिक घनत्व जल से कम होगा वो जल से हल्का होगा, मतलब वो जल पे तैरेगा।
तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है, इसलिए जल पे तैरता रहता है। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षरण में आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा नमी। लोहा जो है दोस्तों यदि आप खुले में रख दें तो ऑक्सीजन से तो क्रिया करता ही है, साथ में जलवाष्प अगर मिल जाती है तो उसके साथ अब क्रिया करके क्या बना देता है? जंग, लोहे पे जंग लग जाती है। तो नमी का होना जरूरी है, नमी और ऑक्सीजन का होना जरूरी है, जिसको लोहे में जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगला क्वेश्चन, पीतल तांबा जस्ते की मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, पीतल जो है वो तांबा, कापर और जिंक, कापर और जिंक की मिश्र धातु है, सही कथन है। फिर है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो चौथा वाला सही नहीं है। तो इस तरह से कथन 1 और 3 सत्य हो जाएंगे दोस्तों। दूसरा जो है, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का नहीं दोस्तों, मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। तो दोस्तों दूसरा भी सही नहीं है और चौथा भी सही नहीं है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं होता है। फोटोग्राफी में दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है, AgBr, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल होता है, सोडियम थायोसल्फेट। और काय का इस्तेमाल होता है? ऑक्जेलिक एसिड। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। फोटोग्राफिक प्लेट को पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है, ना कि एल्युमिनियम का। फिर एल्युमिनियम का कौन सा है? तो बॉक्साइट, ऊपर भी आपको कई बार बता चुका हूँ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। किसको किसको? जस्ता, क्रोमियम, टिन, तांबा। किसको मिलाते हैं दोस्तों? तो क्रोमियम को जो है स्टील बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और निकिल को भी मिलाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। निकिल और क्रोमियम, और इसके साथ ही कार्बन का भी इस्तेमाल जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स और फ्लोरीन्स। तो फ्लोरीन्स जो है दोस्तों वो कार्बन का अपर रूप है। तो इस तरह से, माफ कीजिएगा टेल वर्ड देखिए नहीं पकड़ पाए, नहीं है। ऑक्सोकार्बन्स जो है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है, बाकी हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरीन्स भी है। तो तीनों विकल्प सही हैं। जो सही नहीं है वो कौन सा है? सी। सही उत्तर का चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। सही बात है। हीरा, तांबा व लोहा से कठोर है। सही बात है, क्योंकि हीरा सबसे कठोर है। दूसरा कथन भी ठीक है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। ये कथन ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि वायु का मुख्य घटक जो है वो नाइट्रोजन है, दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन आता है। तो तीसरा वाला सही नहीं है। चौथा है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। जी नहीं, नाइट्रोजन के बजाय दोस्तों हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो 3 और 4 दोनों सही नहीं हैं। सही कौन से हैं? 1 और 2। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेड पेंसिल में होता है क्या?
सीसा, शीशे का ऑक्साइड या फिर ग्रेफाइट या शीशे का सल्फाइड। तो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल जब देखेंगे दोस्तों तो उसमें एक पतली सी राड होती है काली काली, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ये दोस्तों विद्युत की सुचालक होती है। मतलब इसको जब आप बोर्ड के सॉकेट में लगाएंगे अपने कमरे वगैरह पे, तो इसमें विद्युत प्रवाह हो जाएगा, मतलब करंट लग सकता है। कई लोगों ने ये प्रयोग करके भी हो सकता है देखा हो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस या सिंदूरी फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेड फास्फोरस फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। जो माचिस होती है दोस्तों, वो चीड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। जो उसमें तीलियाँ जो होती हैं वो चीड़ की लकड़ी की होती हैं। उनके सिरे पर क्या लगा होता है? पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद। गोंद जो है चिपकाने का काम करता है। और जो डिब्बी होती है उसकी सतह पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड और कांच का चूर्ण उसको खुरदरा बनाने के लिए, और गोंद का मिश्रण उसको चिपकाने के लिए। तो आप इन सब में केवल रेड फास्फोरस को याद रखिएगा। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? ठोस सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूखी बर्फ का उदाहरण इनमें क्या है दोस्तों? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आयोग प्रिय टॉपिक है, क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका इस्तेमाल आग बुझाने में भी किया जाता है। शुष्क बर्फ होता, देखिए फिर से शब्द बदल के हेर फेर करके क्वेश्चन वही पूछ लिया। शुद्ध बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुद्ध बर्फ का उदाहरण है। शुष्क बर्फ का जो सिलेंडर आप लोगों ने देखे होंगे वो अग्निशामक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्डिंगों में लगे रहते हैं। तो उनमें क्या होता है? शुष्क CO2 होती है। भारत के जैसे ही वो बाहर निकलती हैं दोस्तों, एक बर्फ जैसी वो जो उसमें से गैस निकलती है CO2, वो बाद में बर्फ का रूप ले लेती है एक तरह से, और आग बुझाने का काम करती है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 44.45, 5.55, 8, 88.89, 11.11। तो दोस्तों 11.11% हाइड्रोजन पानी में जो है हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है। याद रखिएगा, रट जाइएगा, निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस के रूप में दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, N2O। इसका इस्तेमाल दोस्तों मरीजों को बेहोश करने में भी किया जाता है। मतलब ये एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता ही है। ज़्यादा सूंघ लिया तो हंसने लगोगे। और मैं कई बार सोचा हूँ कि जो कपिल शर्मा का शो रहता है उसमें एक औरत रहती है और सिद्धू रहते हैं, वो हमको लगता है यही सूंघ के बैठते हैं। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर नियॉन। तो दोस्तों वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है। कम प्रेशर के चलते टायरों के दगने या फिर ब्लास्ट होने का जोखिम कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? मैग्नीज, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। तो नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उनको कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो ये कीटों को जो है अपना भोजन बनाते हैं।
तो इस तरह के पौधे जो हैं दार्जिलिंग क्षेत्र में, नैनीताल, कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या फिर पोटेशियम क्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सागरीय जो सल्फेट है वो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। माफ कीजिएगा, सोडियम क्लोराइड दूसरा स्थान है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो NaCl की बात हो रही है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसका इस्तेमाल कीटनाशक के तौर पे किया, जीवाणुनाशक के तौर पे किया जाता है, उसमें दोस्तों कैल्शियम, उसका जो नाम है रासायनिक यौगिक का नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये दाग धब्बों को भी हटाने का काम करता है, लेकिन इसकी गंध जो है वो बहुत मतलब खराब लगती है। ब्लीचिंग पाउडर मिलान करना है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है दोस्तों वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और जो वाशिंग पाउडर है वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर जो है वो एक मिनट, ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वाशिंग पाउडर या फिर वाशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा इसमें, बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वाशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से विकल्प बी जो है वो सही नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दोस्तों अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, उसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट, या फिर अमोनियम मॉलिब्डेट। तो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट जो है वो फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही सिल्वर ब्रोमाइड भी फोटोग्राफी में ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ ही ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल भी फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक करना ही करना चाहिए, समुद्री नमक, सेंधा नमक, संसाधित साधारण नमक। तो समुद्री नमक को दोस्तों सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, या फिर फेरिक ऑक्साइड, या निकेल ऑक्साइड। तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, या फिर कार्बन। तो दोस्तों कार्बन जो है सभी जैव यौगिकों का मूल तत्व है। मानव शरीर में दोस्तों सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन।
मानव में क्या होता है? प्राण। और प्राणों के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। याद रखिएगा। ऑक्सीजन के बाद दूसरा स्थान हाइड्रोजन का है और तीसरा स्थान कार्बन का है। याद रखिएगा, कभी कभी क्रम दे दिया जाता है। कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, एट्राजिन, आइसोप्रोटूरान और मेलिथियान। तो दोस्तों इथेफॉन जो है वो फलों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही एथिलीन, एसिटिलीन जो है दोस्तों गैस होती है, एसिटिलीन, उसका इस्तेमाल जो है वो फल पकाने में किया जाता है। एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या एथिलीन। तो एथिलीन जो है वो फलों को पकाने में इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्लोरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, केराटिन जो है मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था। तो ये रासायनिक युद्ध में प्रयोग होने वाला विषैला द्रव है मस्टर्ड गैस। ये कथन ठीक है, विकल्प ठीक है, सुमेलित है। केराटिन दोस्तों मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाता है। मानव के नाखून और बाल में पाया जाने वाला केराटिन जो है वो प्रोटीन है। यदि पूछ लिया जाए कैरेटिन, केराटिन, कैरोटिन, कैरोटीन, एक होता है केराटिन, एक होता है कैरोटीन। कैरोटीन क्या है दोस्तों? गाय के दूध, गाय का जो घी होता है उसके पीलेपन का कारण क्या होता है? कैरोटीन। तो केराटिन भी ठीक है, सुमेलित है। मस्टर्ड गैस भी सुमेलित है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी सुमेलित है। फ्लोरीन्स जो है दोस्तों वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। फ्लोरीन्स जो है दोस्तों वो कार्बन का अपर रूप होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। इसमें ये फ्लोरीन्स जो है दोस्तों कार्बन परिवार का अपर रूप है, जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। C60 से इसे डिनोट किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो ग्लिसरॉल का इस्तेमाल जो है दोस्तों विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ये कार्बनिक यौगिक है और इसी की हेल्प से जो है दोस्तों TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी बनाया जाता है, जिसे नोबेल का तेल भी कहते हैं। अगला, कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, रेशम या फिर नाइलोन। तो नाइलोन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक बहुलक हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड या फिर पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट्स। तो दोस्तों बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं, सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी ठीक है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी ठीक है। प्राकृतिक रबर जो है वो क्लोरोप्रीन है, यही ठीक नहीं है। बाकी ऊपर वाले तीनों ठीक हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लैक्टेस के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से जो रबर प्राप्त की जाती है उसको सिंथेटिक रबर कहते हैं, जिसमें नियोप्रीन आता है,
जो भी विकल्प में दिया गया था। इसके साथ ही थायोकाल रबर भी आता है उसी में। तो ये सब जो है वो सिंथेटिक रबर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? साधारण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जिसको नहीं गलाया जा सकता या फिर जिसका जो विघटन है वो नहीं किया जा सकता, क्या है? सेलुलोज का किया जा सकता है, स्टार्च का भी किया जा सकता है, प्रोटीन का भी किया जा सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन को आसानी से निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। पॉलीथीन की बात हो रही है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है दोस्तों वो चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक एसिड जो है दोस्तों वो खट्टे फलों में होता है और एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों वो सिरका में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी है, ऊपर पढ़ चुके हैं, साइक्लोट्राईमेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन, RDX ये भी है। डी वाला देखते हैं, नाइट्रो क्लोरोफार्म। तो ये वाला जो है वो विस्फोटक नहीं है, ये निश्चेतक है, मतलब एनेस्थेटिक इफेक्ट रखता है। क्लोरोफार्म मरीजों को बेहोश करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही सूक्ष्म जीवरोधी कीटनाशी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन एवं मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, या फिर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन? तो जो बायोगैस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है वो मुख्यतः होती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या बहुलकीकरण? तो किण्वन की प्रक्रिया जो है बायोगैस संयंत्र में होती है, मतलब सड़ाने की प्रक्रिया। जो भी कूड़ा कचरा होता है वो सड़ाया जाता है और वहीं से बायोगैस गैस जो है वो पैदा की जाती है। तो किण्वन जो है वो बायोगैस संयंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन या फिर ब्यूटेन? तो ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोस्तों LPG में मुख्य घटक होते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है और इसके लीकेज की जांच करने के लिए इसमें जो मिलाया जाता है गंध युक्त जो गैस होती है उसको कहते हैं मरकेप्टेन, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम एसीटेट? तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, मतलब खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो जल्दी खराब नहीं होती हैं सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करके। तो जो डिब्बे वगैरह होते हैं पैकेजिंग के दौरान उनकी सतह पर इसका लेप कर दिया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सोडियम बेंजोएट। इसीलिए कहते हैं कि PYQs पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, मतलब भरे जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में या आयोडीन वातावरण में? तो दोस्तों नाइट्रोजन वातावरण में भरे जाते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील गैस होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? मेंथॉल, यूजेनॉल, मिथेनॉल या बेंजल्डिहाइड? तो लौंग से जो तेल निकाला जाता है उसको यूजेनॉल कहते हैं। ये
दर्द निवारक गुण रखता है, दांत वगैरह के दर्द में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मिलान करना है एसीटोन, अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अग्निशामक होता है। एसीटोन जो है दोस्तों, आगे देखते हैं अन्य विकल्प। घावों की मरहम पट्टी या प्रशीतक, तो एसीटोन जो है दोस्तों, वो जो नेल पॉलिश होती है उसका विस्तारक होता है, उसको फैलाने का काम करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दोस्तों, वो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं घावों की मरहम पट्टी करते वक्त, जब उसको धुलते हैं घाव को तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। द्रव अमोनिया जो है दोस्तों, वो प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ह्यूमस एक उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइड का, जैविक कोलाइड का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मृदा संरचना का नहीं भाग है दोस्तों ह्यूमस, मृदा में पाया जाता है। ह्यूमस जो है मृदा में पाया जाने वाला एक घटक है, ना कि उसकी संरचना। तो पहला तो सही नहीं होगा, ये जो है एक जैविक कोलाइड है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाल स्याही काहे से बनाई जाती है? फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेड से, या फिर इयोसिन से। तो लाल स्याही का निर्माण इयोसिन से किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है? एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पॉलीथीन बनाने में जो है दोस्तों, वो एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, और यही गैस जो है वो फलों को पकाने में इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? H2S की बात हो रही है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, या ताप विद्युत संयंत्र। तो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत जो है वो सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ हैं। आपने इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में यदि केमिस्ट्री ली होगी तो आपने एक प्रयोगशाला में इसको याद किया होगा कि सड़े हुए अंडे की तरह महक काहे की आती है? तो H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, या फिर लोहा। तो दोस्तों सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सल्फर जो है ज़्यादा उपयोगी है। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और नियॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो प्राय ऑक्सीजन और हीलियम का इस्तेमाल गोताखोर सांस लेने में करते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन आयोग ने जो है वो विकल्प ए को सही उत्तर माना है। अगला, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कार बैटरियों में किया जाता है, H2SO4। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, या उपर्युक्त सभी। तो आसवन जो है दोस्तों वो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए उपयोगी नहीं है, बाकी ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण दोनों उपयोगी हैं। आसवन दोस्तों, यदि आपने मेंथा प्लांट देखा हो जिसमें मेंथा को उबाल कर तेल निकाला जाता है, तेल और पानी साथ साथ आता है, उससे तेल अलग हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस मेंथा से तेल निकालने का, वो आसवन क्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, तेल और जो जो मेंथा होता है दोस्तों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर बदायूं वगैरह में होता है, उसको एक टैंक में उबाला जाता है
और वो उबलने के बाद भाप में कन्वर्ट होता है और उसी भाप को ठंडा कर लिया जाता है। उस भाप को पानी के अंदर से गुजारा जाता है। पानी के अंदर जो है इस तरह की जलेबी टाइप की संरचना होती है, जिसको कुंडली भी कहते हैं। वहाँ से गुजरते गुजरते एक सिरे से निकलती है, तो गुजरने के दौरान वो भाप जो है वो ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने के बाद वो तेल और पानी के रूप में इधर टैंक में कलेक्ट कर ली जाती है। उसमें क्या होता है, तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से मेंथा ऑयल अलग हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसवन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और बचा है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं? बियर, वोडका, वाइन या रम? तो दोस्तों बियर जो है वो जौ के अंकुरित बीजों से बनाई जाती है। तो इस तरह से साथियों हमने पूरा रसायन विज्ञान विषय कंप्लीट कर लिया है। उसके जितने भी PYQs थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगली बारी जीव विज्ञान की है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।